नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। पता नहीं कितनों को याद होगा, एक ज़माने में हमारे पहाड़ों में एसएसबी की कई जगह सेंटर हुआ करते थे। एसएसबी उन दिनों आम नागरिकों को सैन्य ट्रेनिंग दिया करती थी। बॉर्डर एरियाज़ में खुफिया जानकारी कैसे इकट्ठी करनी है, इसकी ट्रेनिंग दिया करती थी। हथियार कैसे चलाने हैं, इसकी ट्रेनिंग दिया करती थी। अगर कभी किसी दूसरे देश, खासकर चीन ने हमारे सीमावर्ती इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया तो हमें उनके खिलाफ गुरिल्ला वॉर कैसे छेड़नी है, इन सब की ट्रेनिंग हुआ करती थी। इसकी ज़रूरत सन 62 के भारत चीन युद्ध के बाद ज़्यादा महसूस की गई। चीन से शिकस्त मिलने के बाद 1963 में एसएसबी का विचार ज़मीन पर उतरा और तब ये संगठन स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था, जो कि कहा जाता है कि तब सीधे प्रधानमंत्री या हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के तहत आता था। इसके तहत भारत सरकार ने चीन से सटे सीमावर्ती राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में वहाँ आम लोगों को सैन्य ट्रेनिंग से लैस करना शुरू किया। उन्हें विशेष ट्रेनिंग के जरिए युद्ध के हालातों का मुकाबला करने के लिए पारंगत किया गया। सरकार और सेना की ये प्लानिंग थी कि एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया जाए जो बॉर्डर पर न सिर्फ चीन की हलचल पर नज़र रखे, बल्कि अचानक हमला होने की स्थिति में भारतीय फौज के पहुंचने से पहले ही खुद ही एक्टिव मोड पर आ जाए और छापामार तरीके से जवाबी कार्रवाई भी कर सके। इसके लिए पहाड़ के बॉर्डर एरिया से सटे इलाके के लोगों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें 42 दिन की एक ट्रेनिंग होती थी। फिर जंगल ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें दुश्मन सेना की टुकड़ी पर एम्बुश लगाना, बेस कैंप को हिट करना, उन पहाड़ी इलाकों में अपनी सेना को रास्ता दिखाना, उनकी मदद करना। चीन की सैन्य टुकड़ी अगर बीच में है तो घसियारों यानी घास काटने वालों या ग्वालों की मदद से उनके माध्यम से सेना को रसद और सूचना पहुंचाना जैसी ट्रेनिंग उसमें शामिल हुआ करती थी। मुझे सन 80 और 90 के दशक की याद है दोस्तों। हमारे पौड़ी श्रीनगर में एसएसबी के सेंटर हुआ करते थे और शायद चमोली ज़िले के ग्वालदम में भी एक ट्रेनिंग सेंटर था। तब वहाँ कई आम लोगों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता था और ऐसा नहीं था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ युवाओं के लिए होती थी। बॉर्डर के नज़दीक रहने वाले इलाकों में वो चाहे युवा हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग हों, सभी को युद्ध के हालातों की जानकारी देते हुए ट्रेनिंग दी जाती थी। मेरे कुछ परिचित, कुछ रिश्तेदार भी एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे, लेकिन वे अपने घर वालों से भी ये शेयर नहीं करते थे कि उन्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है। ट्रेनिंग को लेकर बेहद वो गोपनीयता बरतते थे। उस दौर में सराहन ट्रेनिंग का बड़ा नाम था। सराहन जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ एसएसबी का सेंटर है। ये सीमावर्ती पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए था, खासकर जो इलाके चीन से सटे हुए हैं, जैसे हमारा उत्तराखंड हुआ, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ। तो हमारे यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को सराहन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। उसका लाभ ये हुआ कि हमारे पहाड़ों में एसएसबी से ट्रेंड गुरिल्लाओं की एक बड़ी फौज तैयार हो गई। ये गुरिल्ला युद्ध की स्थिति में सेना की कई तरह से मदद करने के लिए ट्रेंड किए गए थे। क्योंकि ये लोकल लोग होते हैं तो स्थानीय परिस्थितियों, स्थानीय भूगोल से सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार के लोगों की भाषा और उनके तौर तरीके भी काफ़ी हद तक भांप लिया करते थे। तो इन गुरिल्लाओं को न सिर्फ खुफिया सूचना जुटाने बल्कि ज़रूरत पड़ने पर छापामार युद्ध लड़ने के लिए भी सक्षम बनाया गया था। साल 2013 में भारत सरकार की ओर से एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं का सत्यापन किया गया तो पता चला कि करीब 25,000 गुरिल्ला तो हमारे उत्तराखंड में ही हैं। तो कुल मिलाकर किसी दौर में हमारे पहाड़ों में सीमावर्ती इलाकों में ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिसे उस समय स्पेशल सर्विस ब्यूरो यानी एसएसबी के तहत बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया गया था। 1963 से लेकर 2002 तक पहाड़ के लोगों को इसमें भर्ती किया जाता था, लेकिन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय एसएसबी का नाम स्पेशल सर्विस ब्यूरो से बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। उसे पैरामिलिट्री बना दिया गया और उसमें खुली भर्तियां होने लगी, वरना उससे पहले तक केवल लोकल पहाड़ी लोगों की ही भर्तियां उसमें हुआ करती थीं। वाजपेयी सरकार के समय उस फैसले के बाद एक बड़ी तादाद में गुरिल्ला जो है वो बेरोजगार हो गए। उनके पास कोई काम नहीं रहा, वो अपने हक की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग और उनके अनुभव का लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है, नहीं ले पा रहे हैं हम। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसे हमारी सेना या हमारी सरकार
जम्मू कश्मीर में बहुत शिद्दत से महसूस कर रही है। जानकार भी लिख और बोल रहे हैं कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी होती तो शायद पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक सूचनाएं हमें पहले मिल जाती, या हमले के बाद वे आतंकी कहां गए, कहां छिपे, किन्होंने उनकी मदद की, ये सारी खुफिया सूचनाएं अब तक हमें मिल ही जाती। ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी की साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसे इंडिया टुडे की जुलाई 2024 में छपी एक रिपोर्ट से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसका शीर्षक कुछ ये था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पर टेक्नोलॉजी के तवज्जो मिलने से क्या जम्मू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान के कुछ प्रमुख कारणों में से एक बड़ी वजह थी कि मानव खुफिया जानकारी की विश्वसनीयता की कमी। लेकिन हमारे उत्तराखंड में एक बड़ा चैलेंज आ गया है। हम भले ही सीमावर्ती इलाकों के लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस तो तब मजबूत होगा ना जब हमारे गांव में ह्यूमन बचेंगे। इतने बड़े पैमाने पर इंसानी पलायन हुआ है कि ये भविष्य में एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, और इसकी चिंता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जता चुके हैं। कुछ साल पहले जब वो जोशीमठ में आईटीबीपी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों को सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा जो लोग सीमा पर रहते हैं उन्हें पलायन नहीं करना चाहिए, वे हमारे लिए एक सामरिक संपत्ति हैं, उन्हें हमें उचित महत्व देना होगा। जिस दिन वे पलायन करेंगे वो सीमा सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। बात सही है। जब पहाड़ों में खासकर सीमा से सटे इलाकों में लोकल लोग ही नहीं रहेंगे तो दुश्मन देश की हरकतों के बारे में हमें कैसे जानकारी मिल पाएगी। केंद्र सरकार को इसका अंदाजा है, लेकिन ये चिंता आज भी जहां की तहां है। उत्तराखंड सरकार इसको लेकर वाकई गंभीर है या वो सिर्फ अपने सस्ते पॉलिटिकल एजेंडे में ही लगी हुई है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता चल पा रही है। लेकिन एक दौर में हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इसको भांप लिया था। उन्होंने तब की केंद्र सरकार से बॉर्डर एरिया होने का हवाला देकर भरपूर मदद मांगी और उन्हें मदद मिली भी, जिसके बाद परमार के नेतृत्व में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में गांवों को आबाद रखने का एक कैंपेन चलाया गया बाकायदा, जिसका फायदा मिला और हिमाचल के गांवों से पलायन नहीं हुआ। पैसा तो आपको था नहीं, अच्छा। तो आप खर्चा कहाँ से कर रहे थे? हाँ। तो परमार बहुत तेज थे उस मामले में, तो वो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता था, लेकिन उनका जो रिलेशन था सेंटर के साथ, अच्छा। वो होते थे हम बॉर्डर स्टेट हैं, हमारे को डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, नहीं अच्छा। करेंगे तो एलिनेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह सारी बातें ना। ऑफ कोर्स मॉडल था, तो सेंटर पूरी मदद करता था। अच्छा। सेंटर ने बोला आप टेंशन मत लो, आप जितना आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करो, और बेईमान भी नहीं थे मतलब। तो उत्तराखंड के गांवों से व्यापक पैमाने पर हो रहा पलायन सिर्फ हमारी ही चिंता नहीं होनी चाहिए, ये पूरे देश की चिंता होनी चाहिए। इस चिंता में देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल शामिल हैं। पहाड़ के गांव में लोग बचेंगे तो सीमा पार से हो रही बदमाशियों की खबर भी पहुंचती रहेगी। उनका सामना करने की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए भी हमारी एजेंसियों को और हमारे सशस्त्र बलों को भी वक्त मिल जाएगा। हर काम में टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठकर नहीं रहा जा सकता। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं कृपया ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।